बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास के थर्ड चैप्टर डायनामिक्स के ऊपर गुफ्तगू जारी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ तो ये सामने आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे पाकिस्तान में जितने बोर्ड्स हैं उनका सिलेबस सेम है, सिर्फ टॉपिक्स थोड़ा सा उनकी सीक्वेंस में थोड़ा सा फ़र्क है। तो चूँकि हम टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं तो इन केस के अगर आप फील करते हैं किसी एक बोर्ड के जो है तो इसके बाद तो ये टॉपिक होना चाहिए था, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन आइकन आपने प्रेस किया हुआ है तो आपको तो चूँकि नोटिफिकेशन के ज़रिए जो वीडियोस आ रही होंगी तो मे बी आप बुक के साथ वो थोड़ा सा टैली ना कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बोर्ड जो हैं वो किसी एक टॉपिक को पहले कर रहे हैं, कुछ बोर्ड उसको दूसरे नंबर पे कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा नोटेशन में भी फ़र्क है जो आज चूँकि उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू में उसका भी जिक्र आएगा। तो इसके लिए इससे परेशान मत होइएगा और नोट्स में एनीवे दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जब नोट्स आपको मिलेंगे तो वहाँ पे अगर नोटेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे हमने FN यूज़ किया है और जो दूसरी किसी और बोर्ड की बुक्स हैं उसमें R का सिंबल यूज़ हुआ है, वो नोट्स में वो चीज़ें भी आपको क्लियर मिलती जाएंगी। कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है, डेली लाइफ में उसकी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। फ्रिक्शन इतना कॉमन है कि एवरीबॉडी नोज़ अबाउट इट। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स पढ़ी हो या बड़ी डिटेल पढ़ी हो। फ़िज़िक्स पढ़ने से आप के पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ज़रूर आएगी, आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, लेकिन एक लेमैन, एक आम ड्राइवर भी जब गाड़ी चला रहा होता है तो वो इन चीज़ों को समझता है। आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर अक्सर जगह लिखा होता है कि बारिश के दौरान गाड़ी आहिस्ता चलाइए। तो भाई वही गाड़ी है, वही रोड है, वही सब कुछ है, तो फिर बारिश में हम क्यों आहिस्ता चलाएं? हमारे टायर भी अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फ्रिक्शन इसको समझने में हेल्प करती है कि वही रोड जिसके ऊपर पहले हम 120 पे जा सकते थे, अभी क्यों हमें डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप 120 पे मत जाइए, या उसी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आते हैं। बाज़ दफ़ा हमें रोड्स को हम देखते हैं कि रोड की थोड़ा सा एक साइड ऊंची रखी जाती है, नीचे रखी जाती है। सो पहला सवाल तो ये उभरता है कि फ्रिक्शन है क्या चीज़। अब it is a reactional force। ज़रा गौर कीजिए कि ये एक्शनल नहीं है, रिएक्शनल फोर्स है जिसकी कुछ हदूद क़यूद भी हैं, विच टेंड्स, जो कि कोशिश ये करती है टू प्रिवेंट स्टार्ट ऑफ मोशन। यानी पहली उसकी कोशिश तो ये होती है कि मोशन स्टार्ट ही ना हो, और अगर जैसे तैसे करके हो गई है वो हमारे डिस्कशन में आएगा, और अब स्टार्ट हो चुकी है तो ये और उसके बाद का है टेंड्स टू ब्रिंग the body to rest, यानी मोशन को सीज कर दे। अब बहुत क्लियर बात है, ये रिएक्शनल फोर्स है। पहले तो रिएक्शन की फोर्स नहीं है, ये रिएक्शन फोर्स है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसको डील करता है। अब कर क्या रही है? होता ये है कि मेरे पास किसी सरफेस पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब जब मैंने कहा कि पड़ा हुआ है तो नेचुरली रेस्ट में है। अब मैं ये नहीं है कि मैं इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लगा दूं ये चल पड़ेगा। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये चल नहीं रहा। अब क्यों नहीं चल रहा? वजह उसकी फ्रिक्शन है, रिएक्शनल फोर्स है। लेकिन ये रिएक्शनल फोर्स आ कहां से रही है? ये कर क्या रही है? होता क्या है कि अगर हम इसी हिस्से को किसी बहुत पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए
किसी चीज़ के ज़रिए देखें तो अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को बना रही है। मैंने इनको दूर कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल जब ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, जब मैं इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ तो ये आप देखिए ये इसके अंदर फंस जाता है, ये जो सरफेस है। और इसीलिए हम ये जब ये हमवार किया जाता है किसी सरफेस को और हम कहते हैं यार ये तो बड़ी स्मूथ हो गई है, इसमें तो फ्रिक्शन नहीं है, मार्बल के ऊपर आप देख लीजिए, टाइल्स के ऊपर आप देख लीजिए, तो बुनियादी तौर पे होता क्या है कि ये सरफेस स्मूथ होती है। कैरम बोर्ड में आप क्या करते हैं, आप बोरक पाउडर डालते हैं या उसके ऊपर टैल्कम पाउडर भी डाल सकते हैं। तो जब आप डालते हैं तो वो इन्हीं को फिल कर रहा होता है एक्चुअली। तो जब फिल कर देता है तो रिज़ल्ट ये होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो इसके अंदर हम ये जो कहते हैं कि उलझ गए, जिसको इंग्लिश में हम इंटरलॉक कहते हैं कि जी ये पार्ट्स इनके इंटरलॉक हो गए। उर्दू में हम इसको उलझना कहते हैं, इंग्लिश में हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। हमारे स्टूडेंट जब वो इंटरलॉक का लफ्ज़ सुनते हैं तो शायद थोड़ा सा वो उसको जो हमारे उर्दू मीडियम के साथ जिनका ज़्यादा ताल्लुक़ रहा होता है तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम, हालांकि इसमें कोई ऐसा सच मुश्किल बात नहीं है। सो ये जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो रहे हैं। अब ये देखिए ये फंस गए हैं, सो दे आर इंटरलॉक्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने तो इस बॉक्स को धक्का देना ही देना है, तो अब हम लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं। इसका मतलब है हो क्या रहा है कि हम एक्शन को बढ़ा रहे हैं। अब हम एक्शन बढ़ा रहे हैं, नतीजतन रिएक्शन वो भी बढ़ रहा है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अब हम एक्शन की फोर्स को बढ़ाए जा रहे हैं, एक वक्त ये होता है, यानी आप देख लीजिए कि अगर एक बॉक्स है और एक शख्स उसको धक्का नहीं दे पाता तो आप एक दो को और को बुला लेते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई आ जाओ तुम भी ज़रा धक्का लगा लो। तो जब वो धक्का लगाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एक हद तक इसको रोक सकता है, एक लिमिट है उसकी, ये नहीं है लिमिटलेस है, देयर इज़ अ लिमिट। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जगह कम है, ये कोई सिंबल नहीं है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो उसका व्यू ये है कि हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम फोर्स है जो हरकत को रोक सकती है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन आइदर स्टॉप द मोशन, ये मैक्सिमम फोर्स पे, यानी अब मैंने 1 न्यूटन लगाया, इसने हरकत नहीं की, मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, इसने हरकत नहीं की, मैंने 10 न्यूटन लगाई, इसने हरकत नहीं की। अब जब मैंने 10.5 न्यूटन लगाई तो इसने मामूली सी हरकत की, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 10.5 न्यूटन। इसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल भी है 9 के स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल्स कर रहे होंगे तो प्रैक्टिकल में भी हम आपको बताएंगे कि देखिए ये मैक्सिमम हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि दो सरफेसेस किस हद तक उसको रोक सकती हैं। सो अब 10.5 इज ऑलमोस्ट, आप कहते हैं कि जी बस तकरीबन 10.5 के ऊपर बस ये चलने ही वाला था। सो बिल्कुल वो जो एज है, बिल्कुल वो जो उसका फोर्स का जो आखिर है, बिल्कुल एंड है, उस तक कि ये ऑब्जेक्ट हरकत ना करे, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं, दूसरी साइड से भी देखते हैं, तो हम कहते हैं कि जी मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मोशन। तो हम कहते हैं यार बस 10.5 से जैसे ही बढ़ेगी, से 10.50 से 10.51, तो ऑलमोस्ट अगर आप देख लें तो ये जो पॉइंट है या रोकने के लिए और या स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल एज है, यहाँ तक रुकावट है और थोड़ा सा भी चेंज आया, सो या तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू इंड्यूस मोशन, टू प्रोड्यूस मोशन, उस ऑब्जेक्ट को हरकत में लाने के लिए हमें जो मिनिमम फोर्स चाहिए, या तो आप इस तरह से कह सकते हैं, और या आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जिस पे ये इसको हरकत से रोक सकता है। सो अब हमें थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें समझ में आ रही हैं, और हम कहते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नॉर्मल रिएक्शन के, जिसको हम FN लिखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया
कि मुख्तलिफ बोर्ड्स इसको मुख्तलिफ नोटेशन के साथ चलाते हैं। पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें यही इसको नॉर्मल फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन या आर की सिंबल दी गई है। सो इसमें कंफ्यूज मत होइए। खैबर पख्तूनख्वा में इसको FN का सिंबल दिया है। पुरानी बुक खैबर पख्तूनख्वा की भी, उसके अंदर भी आर ही सिंबल था, जो कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट था, यानी FN इज़ इक्वल टू आर, यानी ये सेम चीज़ें हैं और ये दोनों W इज़ इक्वल टू mg, यानी मैं एक तीसरी सिंबल बीच में नहीं लाना चाह रहा हूँ। सो दे आर इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है कि जब हम इस सिंबल को रिमूव करते हैं तो इस सिंबल को जब हम रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे एक अदद इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लगाते हैं और FN, या फिर ये कहूँगा कि अगर फेडरल बोर्ड वाले हैं तो FN की जगह R लिखेंगे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो ग्रीक सिंबल कुछ ये है, विच इज़ प्रोनाउंस्ड एज म्यू। FS इज इक्वल टू म्यू FN। एज फॉर स्टैटिक, अब जब तक इस ऑब्जेक्ट को हरकत इसमें पैदा नहीं हुई तो जो आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो उधर से नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि ये इसका जो म्यू है, ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट दिस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जब आप साइकिल चलाना चाहें तो पहला पैडल वो कदरे ज़ोर मांगता है, और इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो जो साइकिल चलाने वाला होता है वो आम तौर पर जो अपने किसी साथी को अगर बिठा रहा है तो उसको कहते हैं भाई थोड़ा सा साइकिल चल पड़े तब तुम बैठना। ये पहला पैडल काफ़ी ज़ोर मांगता है, लेकिन अगर एक दफ़ा साइकिल चल पड़े तो उसके बाद आप इसको बड़े आसानी से चला सकते हैं, आपको उतनी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसी बुनियाद पे हम फ्रिक्शन को फिर दो हिस्सों में तकसीम करती हैं। एक को हम कहते हैं, ये सारी बातें जो हमने की, इट वाज अबाउट स्टैटिक, यानी स्टैटिक मीन रेस्ट, फ्रिक्शन। ये हमारी सारी गुफ्तगू रही स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर। अब हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल पड़ता है तो वो जो होता है काइनेटिक, अगर जैसे इस लफ्ज़ को हमने आगे ज़्यादा डिफाइन करना है, बट यू हैव सम आइडिया कि मोशन रिलेटेड वर्ड है, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो अब जब एक ऑब्जेक्ट चल पड़ता है, हरकत में आ जाता है, उस वक्त जो उसमें फ्रिक्शन होती है, जो कि हमने इधर ऊपर डिफाइन किया, और टेंड्स टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट। अब ये फ्रिक्शन कोशिश कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आए। अब आपने देखा कि गाड़ी चल रही है, आप उसको बेशक न्यूट्रल कर दें, आप या क्लच पे पाँव रख दें, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप गाड़ी को न्यूट्रल कर दें तो गाड़ी बस रवाना है तो रवाना ही रहेगी। आप देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद उसकी रफ्तार कम होते 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 यहाँ तक कि वो गाड़ी किसी जगह पे जाके बिल्कुल रुक जाएगी। अब जब तक गाड़ी चली नहीं थी, वो जो फ्रिक्शन थी वो तो स्टैटिक थी, वो तो क्लियर हो गया। अब हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो है काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हरकत करती हुई ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है, उसकी सरफेसेस के दरमियान होती है। ये दो सरफेसेस के दरमियान एग्जिस्टिंग फोर्स है जो कि मोशन को ख़त्म करती है या शुरू होने से ही रोकती है। अब फ़र्क सिर्फ इसमें इतना आ जाता है कि यहाँ पे S की जगह K विच स्टैंड फॉर काइनेटिक, और बाकी चीज़ें वही हो जाती हैं। हमारी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस, हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन, हमारा एक्सपीरियंस, आपने ख़ुद देखा होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ स्मॉलर देन, ये फ्रिक्शन जो होता है कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक छोटा सा ग्राफ है, आपकी बुक में है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अक्सर हमारे बच्चे ग्राफ से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ये कुछ इस तरह की लाइन है और उसके बाद ये यूं है।
अब अगर आप इसको देख लें तो अब ये हमें शो क्या कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है कि इधर तक हमारे पास जो चीज़ चल रही है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। आप फोर्स बढ़ा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, उधर फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम पे, इस पॉइंट को क्या कहना चाहिए? नेचुरली दिस पॉइंट शुड बी टर्म एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से आप आगे निकले तो हुआ क्या? उसके नतीजे में वो तो हरकत में आ गया ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो गया, और ये आप देखते हैं कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम होती जा रही है और ये ऑलमोस्ट हमारे पास स्टैटिक हो जाता है। ये ग्राफ जो है यूनिफॉर्म हो जाता है। आपको जो पहला जो उसको हरकत में लाना पड़ता है दैट रिक्वायर्स अ बिट फोर्स, लेकिन जब एक दफ़ा वो मोशन में प्रोड्यूस कर लेता है, वो अचीव कर लेता है, तो उसके बाद और हमारे पास यूँ इस तरीके से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन में हम उसको देखते हैं। थोड़ी सी चंद एग्जांपल्स, बाकी तो बुक में आपके पास उनकी डिटेल है। अब अगर हम ग्लास और ग्लास के दरमियान देखें तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ 0.94 अगर हम दो ग्लास की सरफेसेस को देखें, लेकिन अगर हम इसी को काइनेटिक में देखें तो इट इज़ 0.4 विच मीन ऑलमोस्ट 0.5 लेस, यानी 0.5 और 4 को प्लस करें तो यू गेट 0.9, और अगर आप 4 को इग्नोर करते हैं। देन वी हैव द रबड़ के दरमियान, रबड़ और कंक्रीट के दरमियान, यानी टायर और कंक्रीट के दरमियान जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज़ 1.0 या सिंपली 1, लेकिन जब ये ही हरकत में आ जाता है तो इट इज़ 0.8। यूँ हमारे पास अगर आप इनको देखें तो आपको ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, यानी ये स्टैटिक में और काइनेटिक में बहुत नुमाया आपको फ़र्क नज़र आएगा कि ये कितनी कम हो जाती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट आवर फ्रिक्शन। हम इंशाल्लाह फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक।